डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। जैसा कि आप चैप्टर नंबर 2 में हम सब ने पढ़ा था द्विघात बहुपद। आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। मैं सबसे पहले बता दूं कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में ज़्यादा अंतर नहीं है। बस समीकरण वो होता है जिसके दोनों तरफ कुछ ना कुछ हो, और बहुपद में एक ही तरफ होता है। तो द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिस समीकरण का सबसे बड़ा घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। तो द्विघात समीकरण का हम व्यापक रूप लिख देते हैं। व्यापक कहिए या मानक कहिए, मानक कहिए या व्यापक रूप कहिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ये आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो अब इस समीकरण पर आधारित अगर आपका इतना ही होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, अगर कभी ऐसा दे दे कि ax² प्लस bx इक्वल टू 0, तो भी यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा घात कितना है, तो 2 है। इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर प्रश्नावली 4.1 में आप देखें, कहता है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब आपको इससे पता लगाना है कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो मैं आपको बता दिया हूं कि वैसा समीकरण जिसका सबसे बड़ा घात 2 हो, उसे क्या कहा जाता है, द्विघात समीकरण कहा जाता है। इस में से कोई एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आप लोग बाकी सारे क्वेश्चन बना लीजिएगा। मैं तीसरा बताता हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है ना, उसे हमें तोड़ देना है। कह रहा है क्या कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखिए, हम मल्टीप्लाई करना जानते हैं, जो स्टूडेंट नहीं करना जानते होंगे। x को बाहर निकालिएगा, इसमें से x को बाहर निकालेंगे, इन दोनों को साथ में लिख देंगे। फिर इसमें से -2 बाहर निकालेंगे, इन दोनों को साथ में लिख देंगे। इक्वल टू इसमें से x बाहर निकालेंगे, इन दोनों को साथ में लिख देंगे। इसमें से 1 बाहर निकालेंगे, इन दोनों को साथ में लिख देंगे। अब गुणा करेंगे, x गुना x तो x², x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू x गुना x तो x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। x² से x² कट गया। तो अब देखिए बचा क्या मेरे पास, तो x माइनस 3x माइनस 2x प्लस x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या आया, तो x इधर 0 हो जाएगा। -3 माइनस 2 -5 में से 2 घटा तो 3 माइनस 3x और माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या इसके सबसे बड़ा घात 2 है? नहीं है। इसलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाना चाहिए। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट के टोटल क्वेश्चन बनना चाहिए। जो नहीं समझ में आएगा या जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आया होगा, वो मुझसे पूछ सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न स्थितियों
को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इसमें केवल समीकरण के रूप में निरूपित कर देना है। दिया हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जो भूखंड का लंबाई दिया है वो चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है। तो बोला है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ऐसे इसे सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना है। अब यहाँ भूखंड की लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है तो हम आपको ज्ञात करके भी दे देते हैं। ठीक, देखिए मान लेते हैं, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x है। लंबाई भी मान सकते थे। तो यहाँ पे चौड़ाई जब x माने तो बोला है कि लंबाई जो है वह चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। इसलिए लंबाई बराबर होगा चौड़ाई का दुगना यानी 2x और प्लस एक अधिक प्लस 1। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या, चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई है x, चौड़ाई है x और लंबाई है 2x प्लस 1। कितना के बराबर आएगा, तो 528 के बराबर आएगा। 528 के बराबर आएगा। गुणा करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस में x इक्वल टू 528। अब यदि 2x स्क्वायर प्लस में x 528 को इधर लेकर आते हैं तो 528 माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप देखिए यह द्विघात समीकरण में आ गया। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपको दिखाया गया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। यहाँ भी वही है, 2a की जगह आ गया तो 2a यानी कि ax स्क्वायर हो गया। b की जगह 1 है तो x हुआ। अब c की जगह 528 है माइनस c हुआ। तो इस फॉर्म में आ गया। लेकिन बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इतना ही निरूपित करना है आपको, इतना ही तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ ज्ञात करनी है, इसमें करना नहीं है, बस इतना तक छोड़ देना है क्योंकि ऊपर लिखा है केवल समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक, तो संभवतः आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं पढ़ लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ कैसे बनाना। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यदि आप मान लेते हैं कि माना कि एक धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना मानना पड़ेगा, x प्लस 1। तो आप x इंटू एक्स प्लस 1 को जब आपस में गुणा कीजिएगा तो उसको 306 के बराबर करना होगा। इस प्रकार से ये समीकरण आपका प्राप्त हो जाएगा। यदि नहीं समझ में आएगा, आपसे ये नहीं मानने आएगा, नहीं बनाने आएगा तो पूछिएगा, बता दिया जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। मान लेते हैं माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है
इसलिए रोहन की माँ की वर्तमान आयु 26 वर्ष बढ़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है क्या कि 3 वर्ष पश्चात, इसलिए 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना होगा, तो x प्लस 3। जब रोहन की आयु 3 वर्ष बढ़ रहा है तो उसकी माँ का भी आयु बढ़ेगा, तथा 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ का आयु बराबर x प्लस 26 प्लस 3, यानी कितना आया, x प्लस 29 वर्ष। अब कह रहा है क्या, प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों की आयु का गुणनफल जो है 360, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360, 360। गुणा करेंगे, x से गुणा करेंगे x को तो x स्क्वायर, प्लस x से गुणा करेंगे 29 को तो 29x, 3 से गुणा करेंगे x को तो 3x, और 3 से गुणा करेंगे 29 को तो आएगा 9 3 27 और 87 इक्वल टू 360, यानी कि आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस में 32x माइनस में 371 नो 2, ये हो गया आपका, यही समीकरण हमें ज्ञात करना था, जो ज्ञात हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो हमारी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, वो बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। दूरी दे दिया है 480, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, चाल तो दिया नहीं और इसमें और है कि जितना चाल है उसमें 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में, जितना दूरी से तय करना था उसको तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। जितना समय उसको लेना था उससे भी वो 3 घंटा अधिक ले लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मान लेता है माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर पर घंटा है। रेलगाड़ी की चाल कितना है, x किलोमीटर पर घंटा।
इसलिए कितना किलोमीटर की दूरी तय करना है? 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर हो जाएगा 480 बाई x घंटा। अब देखिए, अब चाल में 8 किलोमीटर कम होने पर, चाल में 8 किलोमीटर पर घंटा की कमी होने पर चाल बराबर क्या होगा? तो 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर रहे हैं, तो x में से 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दीजिए। 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर देते हैं। तो प्रश्न से आते हैं, अब जब ये 8 किलोमीटर पर घंटा कम चलता है तो 480 किलोमीटर की तो दूरी तय करना है, लेकिन इस बार चाल इसका कितना हुआ? x माइनस 8। समय कितना लगा? ये भी समय हुआ, क्योंकि दूरी बटा चाल समय। पहले समय कितना था? 480 बटा x। इससे कितना घंटा अधिक लिया? 3 घंटा। तो प्लस में 3 कर देते हैं। आगे आप इसको बनाइएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 4.2। इसके आगे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर हम 4.2 में बढ़ते हैं। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैं इसमें से 2 क्वेश्चन आप लोग को बता देता हूँ, बाकी सब आप लोग खुद बनाइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि जो कि हम लोग 7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, वही विधि अपनाना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें √2x² और 5√2 a और c को आपस में गुणा कर देंगे, यानी कि इन दोनों को जब आपस में हम गुणा किए तो क्या आया? 10 आएगा। 10 को 2 भागों में इस प्रकार से तोड़ना है कि हमें जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, 5 × 2 करते हैं तो 10 आता है, और 5 + 2 करते हैं तो 7 आता है। तो यानी कि इसको अगर करना होगा तो हम इतना लिखेंगे कि √2x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5√2 इक्वल टू 0। यानी कि अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे और इसमें आपको कॉमन क्या मिल रहा है? तो कॉमन सिर्फ x मिल रहा है। तो यहाँ कितना बच रहा है? √2x प्लस 5। इसमें और इसमें क्या मिल रहा है आपको कॉमन? तो कॉमन आपको √2 मिलेगा। तो यहाँ है √2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? तो √2x प्लस 5, इसमें कॉमन है, तो बचा क्या? x प्लस √2 इक्वल टू 0। यानी कि मिला क्या? तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो इसमें √2x 5 को उधर लेकर चले जाएंगे तो -5 आ जाएगा। तो x बराबर आया आपका -5/√2, और यहाँ देखिएगा तो x बराबर आया आपका -√2। यही दोनों ज्ञात हो गए। मूल ज्ञात करना था, इसलिए
x का मूल्य क्या है, तो एक आया -5√2 और एक आया -√2। ये आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। एक 4 नंबर क्वेश्चन का कुछ हिंट देख लीजिए आप। फर्स्ट का ही 4 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि 2x² माइनस में x प्लस में 1/8 इक्वल टू 0। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपको एलसीएम लेना है, क्योंकि इन सब के नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे एक छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लिए तो 8 आया, तो 16x² माइनस में x प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 से 8 को गुना कर देंगे तो 16x² माइनस में x प्लस में 1 इक्वल टू 0 आया। अब आगे हमें दो खंडों में इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर x माइनस एक्स प्राप्त हो जाए और गुना करने पर 16x² प्राप्त हो जाए। तो किससे करेंगे हम? नो, यहाँ 8 होगा क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ था, 8 होगा, ध्यान दीजिए। तो इसको हम तोड़ते हैं तो 16x² माइनस में 4x माइनस में 4x प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब आपको बनाना है तो आप बना लीजिएगा कॉमन, क्योंकि इन दोनों में कॉमन लीजिएगा तो 4x कॉमन आएगा। तो यहाँ आया 4x माइनस 1, इसमें कॉमन लीजिएगा तो -1 कॉमन आएगा, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बन जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका जो है कि एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप बनाइएगा। जो नहीं आएगा उसे पूछिएगा। थैंक यू।